अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो व्यूअर्स? ठीक हो? आज चूँकि हम लेक्चर नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो कि रिस्क के मुतालिक है। रिस्क का समझना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी का दारो मदार सारा ही रिस्क पे है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ जाती है तो आपके लिए आगे बहुत आसानी हो सकती है। तो इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट एंड व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट कैर्ड आउट। यानी इसमें हम ये समझेंगे कि रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये सारा सब कुछ इस मॉड्यूल में हम पढ़ते हैं। तो पहली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है ये एक कंपनी है जो टीवी वगैरह को यानी जो स्क्रीन होते हैं उसकी सप्लाई करते हैं। तो अब ये देखे उसके छत में जो क्रैक आ गए हैं, ये क्रैक जो है ये सारा क्या है, ये एक रिस्क है। हम अब रिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं। ये किस तरह रिस्क है आप देखेंगे कि ये बारिश हो रहा है। अब बारिश की वजह से चूँकि अगर छत में क्रैक हो तो पानी ऑलरेडी नीचे आएगी और पानी नीचे आने की सूरत में क्या हो सकती है, ये चूँकि अब हम देख रहे हैं कि पानी नीचे आ गए हैं तो अब ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ये एक स्लिप और ट्रिप हैज़र्ड हो सकता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो फारक्लिफ है आप देख रहे हैं इसको भी नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि अगर वो ब्रेक लगाता है तो वो स्लिप हो सकता है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान आ सकता है। और सबसे अहम नुकसान जो होता है, चूँकि यहाँ पे कंपनी ने टीवी की स्टॉक स्टोर किया है, तो अगर पानी नीचे आ जाती है तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उनके स्क्रीन येलो हो गए हैं, तो ये सारे जो होते हैं ख़राब हो गए हैं पानी की वजह से। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम इन्वायरमेंट में यानी टू इंश्योर अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। अगर हम इस इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम रिस्क के डिफिनीशन को समझ सके। रिस्क के डिफिनीशन को मालूम यानी समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म आने चाहिए। पहला क्या होता है, उस बेसिक टर्म में हैज़र्ड्स क्या होता है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में ख़तरा कहते हैं। हैज़र्ड्स एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हर वो चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाती है, यानी हमें इंजरी कर सकता है या हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है या हमारे टाइम को वेस्ट कर सकता है, हर वो चीज़ जो है वो हैज़र्ड्स है। इसके अलावा जो है हैज़र्ड्स इवेंट क्या होता है, अ हैज़र्ड टू कॉज हार्म। अगर कोई हैज़र्ड्स हमें नुकसान पहुंचाती है, जो कि हमने पहले ही बोला कि मतलब हमें इंजरी कर सकता है या हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है या हमारे टाइम को, तो अगर कोई हैज़र्ड्स हार्म पहुंचाती है उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, हैज़र्ड्स इवेंट बहुत ज़रूरी है। यानी जब हैज़र्ड्स इवेंट होता है तो उसकी वजह से हैज़र्ड्स आ जाता है और हैज़र्ड्स क्या करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। यानी फॉर अ हैज़र्ड्स टू काज हम अ हैज़र्ड इवेंट मस्ट बी अकर। जैसा कि अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, ये जो नीचे गड़ा दिया गया है, ये नीचे गड़ा जो हमें दिया गया है ये क्या है, ये हैज़र्ड्स इवेंट है। अब ये कोई वर्कर आ रहा है और उसमें उसकी पाँव फिसल जाती है, अटक जाती है और उसकी वजह से वो फिसल जाता है। तो ये क्या है, ये हैज़र्ड्स इवेंट हो गया और उस हैज़र्ड्स इवेंट की वजह से बंदा क्या हो गया, ज़ख्मी हो गया। अब हम लाइकलीहुड के बारे में बोलते हैं कि लाइकलीहुड क्या होता है। लाइकलीहुड इज़ द चांस ऑफ दैट हैज़र्ड्स इवेंट विल बी अकर। जितने भी हैज़र्ड्स इवेंट आएंगे, जितने भी हैज़र्ड्स इवेंट की चांस होगी उसको हम लाइकलीहुड कहते हैं। और लाइकलीहुड क्या होता है, हैज़र्ड्स जितने भी हैज़र्ड्स इवेंट होते हैं उनका जो चांस होता है उसको हम लाइकलीहुड बोलते हैं। और हैज़र्ड्स इवेंट का जो आउटकम होता है, यानी जब कोई इवेंट्स होती है तो उसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ आउटकम्स होती हैं,
तो जो हैज़र्ड्स इवेंट का आउटकम है उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इट इज़ द आउटकम ऑफ द हैज़र्ड्स इवेंट। अब रिस्क क्या है, रिस्क बेसिकली कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड का और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का। यानी रिस्क इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ द हैज़र्ड्स इवेंट्स अक्रिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट्स। कॉन्सिक्वेंसेस को हम रिजल्ट भी बोलते हैं, चूँकि यहाँ पे रिस्क का डिफिनीशन दिया गया है, रिस्क बराबर होता है लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस यानी मल्टीपल। जितना भी लाइक्लीहुड होगा उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकलेगा और उस रिज़ल्ट को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रिस्क आएगा। जैसा कि यहाँ पे ये बंदा जो है सफाई कर रहा है, इसी तरह ये बंदा जो है अपने जो हाथ की घड़ी है उसको जल्दी जल्दी काम कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो उधर पे काम पे मसरूफ़ है। ये जो है ये बग़ैर ग्लव्स के जो है कुकिंग वगैरह तैयार कर रहे हैं। इसी तरह ये सारा सब कुछ जो दिया था ये रिस्क के बारे में दिया गया था। अब चूँकि हम दूसरी पार्ट को पढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट इज़ द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क इन्वायरमेंट दैट कोड कॉज इंजरी और इल हेल्थ। यानी ये केयरफुल एग्जामिनेशन है आपके वर्क इन्वायरमेंट का, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और हम अपने वर्क साइड में जो भी हैज़र्ड्स है या जो भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचती है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके मुताबिक हम उनका स्टेप लेते हैं। रिस्क असेसमेंट किस चीज़ के लिए होता है, यानी वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्क असेसमेंट है वो हमें हेल्प देता है अपने बारे में। यानी पहला क्या होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि वर्कफोर्स जो आपके साथ वर्कर है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और तीसरा जो होता है और अदर लोग जो होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। और तीसरा जो है योर बिजनेस को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सेफ़ है, आपके वर्कर सेफ़ है, कोई और लोग जब साइड पे आते हैं वो भी सेफ़ है और आपका बिज़नेस भी सेफ़ है, तो ये सब कुछ जो होता है अच्छा होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। हाउ आर रिस्क असेसमेंट इज़ कैर्ड आउट। हाँ, अब हम रिस्क असेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चूँकि ये वही जो हमने ऊपर पढ़ा था यही चीज़ें हैं। अब रिस्क असेसमेंट के लिए क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ वर्क यानी टास्क दिए गए हैं। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ वर्क टास्क जो होता है ये है। लिस्ट ऑफ वर्क टास्क जो है, पहला जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है तो पहले क्या है कि आप लोकेशन फाइंड करोगे कि किस लोकेशन पे काम हो रहा है। तो आप लोकेशन को फाइंड करेंगे। लोकेशन के बाद आप क्या करोगे, पीपल को फाइंड करेंगे कि उधर पे कितने लोग काम कर रहे हैं। थर्ड वन जो होता है वहाँ पे इक्विपमेंट, कौन से आलात इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप फाइंड करेंगे। फोर्थ वन जो होता है एक्टिविटी आप फाइंड करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी हो रहा है। इसके बाद अब हम आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं कि यानी दूसरा पार्ट जो होता है, हम अब रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह हम रिस्क को इस पे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रश दिया गया है और लेडर्स दिया गया है, इधर पे बाल्टी दिया गया है। तो ये जो है ये येलो कलर का जो है लीडर दिया गया है, ये जो हमें दिख रहा है। ये सब कुछ आइडेंटिफाई द रिस्क यानी व्हाट आर द हैज़र्ड्स। अब इसमें कौन से हैज़र्ड होंगे, हाउ मे बी हार्म। अब ये लोगों को किस तरह मुतासर करेंगे एंड हाउ मे बी हार्म्स और लोग इससे किस तरह मुतासर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हम इसमें
कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा ये जो होता है एस्टिमेटेड द रिस्क, जब हम रिस्क को फाइंड आउट करते हैं तो इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं भाई, एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई ये रिस्क जो है ये निकला है। यानी टू नीड कंसीडर आर टू थिंग्स, अगर हम एस्टिमेटेड करते हैं तो दो चीज़ें जो है हम इसमें कंपैरिजन करते हैं यानी कंसीडर करते हैं। पहला क्या होता है, हाउ लाइकली इज़ दैट समथिंग ओल्ड गो रॉन्ग, यानी कोई भी चीज़ कहाँ तक रॉन्ग है ये हम फाइंड करेंगे, और क्या हो अ सीरियस ओल्ड बी आउटकम, और उसका आउटकम कितना आएगा। यानी जो चीज़ हम काम करते हैं उसमें जो भी चीज़ कितना खतरनाक है और उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। ये अब चूँकि हम एक सेफ्टी ऑफिसर आ गया है और वो क्या कह रहा है, मतलब सोच रहा है लाइक्लीहुड को फाइंड करने के लिए। अब वो सोच रहा है कि ये जो लेडर है उससे बंदा गिर सकता है, ये उनकी अब ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई है। तो ये जो उसने दिया है ग्रीन शक्ल का लेडर, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है लो रिस्क को। अब चूँकि उनके अपर हिस्सा जो है और लोअर हिस्सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और लीडर जो दिया गया है उसमें कोई भी क्रैक नहीं है, तो ये करेक्ट है। जो उनके साथ अब दूसरा लगा हुआ है येलो फॉर्मेट का, ये जो है ये मीडियम में, आप अगर सही तरीके से देखेंगे तो उसका जो ऊपर हिस्सा है वो भी सही तरीके से नहीं बांधा है और नीचे हिस्से भी कुछ पत्थर वगैरह उन्होंने दिए हैं, तो ये किसी भी बंदे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सही है, तो ये दरमियाना रिस्क है। दरमियानी रिस्क के लिए हमें क्या करना है कि हमें कंट्रोल फाइंड करने होते हैं, यानी हमें PPEs को इस्तेमाल करना होता है। फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करनी पड़ती है, प्रॉपर PPEs, हेलमेट, बूट्स, ये सब कुछ हमने इस्तेमाल करना होता है। अब ये जो थर्ड वन है वो हाई है, ये जो रेड हमें दिया गया है ये सबसे क्या है, हाई है, यानी हाई रिस्क लाइक्लीहुड दिया गया है। अब जब लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा हो तो हमने पढ़ा था कि लाइक्लीहुड का जो रिज़ल्ट भी आएगा ना, तो वो रिज़ल्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से लोगों को नुकसान भी होगा। तो क्या है कि अगर लाइक्लीहुड ज़्यादा हो रहा है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़्यादा होगी। अब ये चूँकि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रही है कि उसका रिज़ल्ट कितना आएगा, अगर वो थोड़े से लेवल से गिरती है तो उसका रिज़ल्ट कम होगा, हाथ पाँव वगैरह नहीं टूटेंगे। और अगर वो थोड़ा ऊपर जाता है यानी मीडियम लेवल पे जाता है और मीडियम लेवल से कोई बंदा गिरता है तो ऑलरेडी उनको नुकसान होगा, या तो उनके पोस्ट में क्रैक आएगी या उनके हड्डी जो है ये भी क्रैक होगी, तो मुख्तलिफ उनको इंजरीज आ सकती हैं। और अगर हाई पे जाती है तो ऑलरेडी वो हो सकता है कि उनके पाँव भी जो हड्डी है वो भी टूट जाए, और इसके अलावा वो मर भी सकता है, क्योंकि अगर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, ऊंचा है, तो वो उनके मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमें रिस्क दिया है इंक्रीज़ कॉन्सिक्वेंसेस, अगर कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हो रहे हो, और इंक्रीज़ लाइक्लीहुड, यानी रिस्क जो है ये डिपेंड करता है लाइक्लीहुड पे और क्या, कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो हमने पहले लाइक्लीहुड फाइंड करने हैं और लाइक्लीहुड को फाइंड करने के बाद हमने उनकी क्या करनी है, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखनी है। ये एक ग्राफ है रिस्क का, जो रिस्क के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि इंक्रीजिंग अ लाइक्लीहुड, अगर जितने जितने उनकी लाइक्लीहुड ज़्यादा होते हैं उनकी कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़्यादा होगी, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या बन जाता है, रिस्क बन जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल का लाइक्लीहुड की रेशियो 1 है और कॉन्सिक्वेंसेस की 1 है, तो ये उनके मल्टीप्लिकेशन से 1 ज़रब 1 क्या आ जाएगा, 1 आएगा। इसी तरह अगर लाइक्लीहुड की वैल्यू 2 है और कॉन्सिक्वेंसेस की वैल्यू 1 है, ये इमेजिनेशन है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप सिर्फ इमेजिन करोगे कि भाई इसमें ये ख़तरा हो सकता है, तो इसी तरह आप ये ग्राफ जो है कैलकुलेट करोगे। सही है, जिस तरह ये भी उन्होंने एक ग्राफ दिया है, ये सब उन्होंने एलिविएटेड द रिस्क, ये फोर्थ फॉर्म में आप इस ग्राफ के थ्रू क्या करोगे, रिस्क को कैलकुलेट करोगे। अब चूंकि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अगर
जैसा कि आप देख रहे हो 6 से लेके 9 तक ये अनएक्सेप्टेबल है। आप अगर कोई भी काम रेड लाइन में दाखिल होती है तो आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते। सेफ्टी के ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते। और अगर फोर्स 3 से लेके 4 तक यानी ट्रोलेबल, इसमें यह है कि हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें करके फिर काम कर सकते हैं। और 1 से लेके 2 तक ये जो ग्रीन है ये एक्सेप्टेबल है, इसमें आप काम कर सकते हो आसानी के साथ। सही है, ये उन्होंने दिया है, लाइक्लीहुड है और सिवियरिटी है, ये सारा उन्होंने दिया गया है। ये देखें, अब ये उन्होंने एक और ग्राफ दिया है कि 17 से लेकर 25 तक ये कैलकुलेशन है। लाइक्लीहुड और सिवियरिटी को आपने का मल्टीप्लाई करना है और उनसे रिज़ल्ट आनी है। अगर वो रिज़ल्ट 17 और 25 के बीच में आता है तो ये अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल आप काम नहीं कर सकते। एज ए सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। इसके अलावा टोरेबल है यानी 10 से लेके 16 तक, इसमें आप क्या करोगे, हाई लेवल सेफ्टी अलर्ट करोगे और जितनी भी आपके पास एडिशनल कंट्रोल है उसको अप्लाई करोगे और आप एक मुद्दत तक काम करोगे, बाकी दोबारा छोड़ दोगे। इसके अलावा ये जो 5 से लेके 9 तक है ये क्या है, एडिक्वेट है, मतलब काफ़ी है। थोड़ा बहुत आप उसमें PPEs और फुल बॉडी हार्नेस को इस्तेमाल करके काम कर सकते हो। और 1 से लेके 4 तक ये जो आम नॉर्मल PPEs होते हैं जैसा कि ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया, ये सारा सब कुछ इस्तेमाल करके आप इजीली काम कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेड में है तो काम नहीं करोगे, अगर येलो में है तो आप थोड़ा बहुत एडिशनल कंट्रोल, तो और ग्रीन में है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। और 5th वन जो है उनका क्या है, फाइंडिंग डेटा है। आपने डेटा को फाइंड इसको लिख ले, यानी द लोकेशन, एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट बीइंग असिस्ट, आपने सब कुछ उसको लिख लिया। इसके अलावा आपने हैजर्ड और रिस्क की लेवल भी फाइंड कर दिया, रिस्क कंट्रोल भी आपने फाइंड कर दिया, डेटा टाइमिंग ये भी, रिव्यू विद द डेट मीन्स अगर ये नेसेसरी है तो आप इसको टाइम विद टाइम क्या कर ले, रिव्यू कर दे। ये उनका 6 है कि आपने जो फाइंडिंग डेटा है उसको रिव्यू कर ले, अगर ज़रूरी है आप देखते रहे, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहें। सही है। To improve a risk assessment, make sure it is suitable and sufficient. Better data helps make better judgments. Involve the people it's likely to affect. Condition may vary from side to side. Consider ऑन द स्पॉट असिस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि आप मतलब सूटेबल डेटा आइडेंटिफाई करोगे, बेटर जजमेंट आप करोगे और इसके बाद जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको भी फाइंड करोगे, कंडीशन को भी देखोगे और इसके अलावा आप असिस्ट भी करोगे। तो इसके तरह आप क्या कर सकते हो, रिस्क असेसमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रैक्टिकली आप इसको लगा लोगे कि भाई इधर पे ये चीज़ें हो रहा है। सही है। तो ये था मॉड्यूल नंबर 2। इसमें हमने सीखा, रिस्क असेसमेंट किया है, हमने सिंपली रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन समझ ली। रिस्क असेसमेंट क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करोगे वो भी हमने देखा, उसके लिए कौन से स्टेप होते हैं। यानी आप जाओगे लोकेशन देखोगे, हर एक चीज़ देखोगे, वहाँ पे जो वर्कर इस्तेमाल होते हैं उसको देखोगे, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो सब कुछ आप फाइंड कर दोगे। सही है। दूसरी बात जो उसमें होती है, लोग किस तरह उससे मुतासर हो जाते हैं। इसके थर्ड स्टेप जो होते हैं, एलिविएट द डेटा आप करोगे, एलिविएट द रिस्क आप करोगे, यानी रिस्क को आप एलिविएट करोगे। 5th वन क्या हो, 4th वन क्या हो गया कि आप उस डेटा को क्या करोगे, राइट करोगे, आप लिख लोगे उसको। और 5th वन इसको रिव्यू करोगे अगर वो ज़रूरी होता है। तो ये हमने रिस्क के बारे में थोड़ा बहुत ये स्टडी किया। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है। थैंक यू।